Good morning, everyone. My name is Nikul Waja, and you're watching our YouTube channel Easy Learning. So, in last video, we have discussed what is accounting assumptions, and in this video, we will begin with what is accounting conventions. ठीक है, तो assumptions तो पढ़ लिया था, 10 या 11 assumptions थे. अब आते कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. ठीक है, ये कन्वेंशन क्या कहता है? तो कि ये कहता है कि आप जब भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर बनाते हो, ठीक है, तो आपने जितना भी 1/4 वॉट एवर इज द ईयर टू 31 मार्च, जो भी ये अकाउंटिंग पीरियड में आपने काम किया है, एक्टिविटीज किए, उसका फुल डिस्क्लोजर देना कंपलसरी है. इट इज मैंडेटरी फॉर organization to disclose each and every activity performed by the organization and the future uncertainties also to be disclosed in the financial statement. क्या लिखा है? This convention requires that all significant information related to the economic affairs of company should be completely disclosed इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जितने भी आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी की है पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. डिस्क्लोज यानी कि शो करना पड़ेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जांपल देता हूं. डॉक्टर है, डॉक्टर अपना प्रोफेशन जो है वो एक पैटर्न में फॉलो करता है. सबसे पहले मरीज आता है, उसको वो चेक करता है. वो स्टार्टिंग में उसको हाई डोज का दवाई नहीं लिख के देगा. ठीक है, वो सबसे पहले क्या करेगा? ठीक है, आप ये 2 दिन का डोज लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है तो वापस आना. ठीक है, अगर उससे भी पेशेंट को फर्क नहीं पड़ता है तो वो क्या करेगा? वापस आएगा. तो डॉक्टर बोलेगा एक काम करो, रिपोर्ट करवा लो, उसके बाद हम देखेंगे. रिपोर्ट करवाने के बाद पता चलता है इसको ये प्रॉब्लम है. ठीक है, देन वो अपना जो मेडिसिन का जो डोज है उसको थोड़ा हाई करेगा. ठीक है, वो ऐसे एक के साथ नहीं करता है, सभी पेशेंट के साथ वो अपना सेम प्रैक्टिस फॉलो करता है. वैसे ही अकाउंटिंग स्टेटमेंट में भी एक कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा? एवरी ईयर आपके जो अकाउंट्स है उसमें जो एजम्पशंस लिए होंगे आप एवरी ईयर चेंज करोगे, तो जो आपके प्रोस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स है उसको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली में कंपनी किस तरह से इंफॉर्मेशन शो कर रही है और कौन से एजम्पशन को फॉलो कर रही है. ओके, लिखा क्या है? दिस कन्वेंशन स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू another so that management enables to compare profit or loss account and balance sheet of different period and can draw important decision regarding business. ये तो मैंने तुमको आप सबको एक डॉक्टर का नॉर्मल सा एग्जांपल दिया. अब आते हैं अकाउंटिंग रिलेटेड. जैसे कि कहा जाता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस उस पे रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, आपने इस साल मार्केट वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया और अगले साल आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है. देन एक और एग्जांपल, डेप्रिसिएशन. इस साल आपने स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड अप्लाई किया और नेक्स्ट ईयर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई करोगे तो ये नहीं चलेगा. तो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए. तो क्या है कि एक फ्लो रहेगा, उसी फ्लो में मैनेजमेंट को भी इजी रहेगा और जो स्टेक होल्डर है उनको भी डिसीजन लेने में इजी रहेगा. ठीक है, थर्ड वन, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जन और कंजर्वेशन और प्रूडेंस. मतलब क्या होता है? आप बिजनेस करते हो, ठीक है, ये कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आपकी कंपनी में कोई लॉस
होने वाला है या कोई एंटीसिपेटेड लॉस होने वाला है तो उसके लिए पहले से तैयार रहो। क्यों? क्योंकि लॉस एक ऐसी चीज है बिजनेस में जो आपका एट द एंड शटडाउन तक आ सकता है, ठीक है। इसीलिए ये कन्वेंशन ये कहता है कि आपका अभी जो लॉस होने वाला है या फिर कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसके लिए अभी से प्रोविजन बना के रखो और उसको अभी से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं ना कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, वो करना है, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे जो भी आपको बनना है तो आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे अपने आप को। मतलब क्या, आपको वो मंजिल तक पहुंचने के लिए आप अभी से प्रिपेयर होते हैं। तो वैसे ही कंजर्वेशन जो कन्वेंशन है वो भी यही कहता है कि आपका जो भी लॉस होने वाला है फ्यूचर में उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर होके रह जाओ। देन लिखा क्या है, दिस कन्वेंशन स्टेट दैट all anticipated losses should be recorded in the books of account, but all anticipated profit or unrealized gain should be ignored। कहा यह है कि देखो आपको फ्यूचर में इनकम होने वाली है वो उसको रहने दो, वो तो आप फ्यूचर में रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जो लॉस है उसको अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए आप अभी से प्रोविजन बना के रखो। लिखा वही है, प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर एंटीसिपेटेड लॉस, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 कन्वेंशन, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेशन और प्रूडेंस। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग तो पढ़ रहे हो लेकिन उसमें कितने तरह के अकाउंट्स है वो भी तो पता होने चाहिए, ठीक है। आप बहुत सारे आइटम्स है उसको रिकॉर्ड करोगे तो हर एक अकाउंट का एक अपना आइडेंटिटी अलग ही है। तो कितने हैं, तो कि 3 अकाउंट है। कौन से? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्या है? 3 different types of accounts in accounting are real, personal and nominal account. Real account is then classified into 2 subcategories. जो रियल अकाउंट है उसको भी बाइफर्केट किया है 2 फर्दर सब कैटेगरी में। कौन से? टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ओके। ऑल्सो 3 different sub type of personal account are natural, representative and artificial. पर्सनल अकाउंट को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। कौन से? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि रियल क्या होता है, पर्सनल क्या होता है और नॉमिनल क्या होता है। तो कि सबसे पहले आते हैं रियल अकाउंट, और ये तीनों अकाउंट्स को जोड़ के 3 गोल्डन रूल बने हुए हैं जो कि बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 गोल्डन रूल अकाउंटेंसी के बेस है। अगर यही पता नहीं होगा तो आप जनरल एंट्री फॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? रियल अकाउंट। दिस अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टीज। यानी कि मेरे बिजनेस में मैंने फर्नीचर लगवाया, कंप्यूटर लगवाया, मशीनरी लगवाया, प्लांट लगवाया, बिल्डिंग लगवाया, ये सब क्या है? हमारे असेट्स है। तो यही असेट्स जो है इसको रियल अकाउंट में कैटेगरी मिला हुआ है, ठीक है। और क्या पेटेंट्स होते हैं, उसके बाद ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, नो हाउस, टेक्निकल नो हाउस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सब चीजें हैं ये रियल अकाउंट में आते हैं। अब रियल अकाउंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको टच करके फील कर सकते हैं। देन इनटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं। टेंजिबल में क्या आ सकता है? कंप्यूटर है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर्स है, फिक्चर्स है, ओके, क्लोजिंग स्टॉक्स है, ये सब क्या आता है?
टेंजिबल में। उसके बाद इंटेंजिबल में क्या आता है, तो कि सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर आपका टेक्निकल नो हाउ है, पेटेंट्स है, कुछ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है, ये सब आपके इंटेंजिबल में आते हैं। अब आते हैं पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू पर्सन, जहां पे इंसान की बात होती है, का तो वो जिंदा हो सकता है, का तो वो आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल पर्सन में जैसे आपके डेटर्स हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपने जिनसे उधारी ली है और आपने जिनको उधार दिया है, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। नेचुरल पर्सन है ये। आर्टिफिशियल कोई कंपनी हो गई, कोई बैंक में आपने पैसा रखवाया है, तो आप जब भी अपना पैसा बैंक में रखवाओगे तो असेट साइड करंट एसेट की कैटेगरी में आप बैंक बैलेंस दिखाते हो, तो वो जो बैंक बैलेंस है वो पर्सनल अकाउंट का टाइप है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव नाम में ही मतलब छुपा हुआ है कि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है। उसका भी तो जैसे कि एजेंसी ले लो, ठीक है, आप प्रिंसिपल हो और आपके नीचे कोई काम कर रहा है जिसने आपकी एजेंसी लेके रखी है, ठीक है, वो आपके बिहाफ में भी बिजनेस कर सकता है आपके प्रोडक्ट का, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। देन आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, दिस अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम और गेन एंड एक्सपेंस और लॉस। आप जो खर्चा करते हो, आप जो कमाई करते हो, ये आपका नॉमिनल अकाउंट में चले जाते हैं। और हमेशा याद रखना, नॉमिनल अकाउंट की जितनी भी आइटम आप ट्रेडिंग पीएनएल में देखोगे, वो सारी की सारी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। आपने स्टेशनरी एक्सपेंस किया, डिस्काउंट दिया, उसके बाद आपने कोई पेट्रोल का एक्सपेंस किया, कन्वेंस एक्सपेंस है, सैलरी पे किया, ये सब कुछ आपका नॉमिनल में जाएगा। अगर इनकम साइड ले तो आपका कोई इंटरेस्ट इनकम हुआ है, कोई डिविडेंड इनकम हुआ है, कोई आपकी अदर सोर्स से इनकम हुआ है, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। ओके, अब 3 गोल्डन रूल्स क्या है। सबसे पहला है रियल अकाउंट के लिए, उसके नीचे देखो, पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब ये तीनों को समझते हैं। सबसे पहले रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है, तो क्या असेट से रिलेटेड है। कौन से असेट्स, तो क्या फिक्स असेट्स हो सकते हैं या फिर कोई शॉर्ट टर्म एसेट्स भी हो सकते हैं। लिखा क्या है, डेबिट देन पॉज व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट वो चीजों को करो जो हमारे बिजनेस के अंदर आएगी, ठीक है, और क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। डुअल एंट्री हम सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि जब भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो डेबिट, एक आइटम को डेबिट मिलेगा, दूसरी आइटम को क्रेडिट मिलेगा। मान लो फर्नीचर मैंने परचेज किया, ठीक है, मिस्टर ए के पास से, और वो उसको मैंने क्रेडिट पे परचेज किया, तो जर्नल एंट्री क्या होगा। एक बात याद रखो, कोई एक आइटम को शॉर्टकट है, ये मेरा शॉर्टकट है, मैं किस तरह से जर्नल एंट्री याद करता हूं या फिर बनाता हूं, या फिर कोई शॉर्टकट है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। एक एंट्री पे 2 डेबिट क्रेडिट होगा, दोनों आइटम का किसी एक का नेचर आपको पता होना चाहिए। अगर किसी एक का नेचर आपको पता होगा, देन ऑटोमेटिकली उसकी अदर साइड में आप कोई दूसरी आइटम वहां पे फिल कर सकते हो। फर्नीचर मैंने परचेस किया मिस्टर ए के पास से क्रेडिट पे, तो एंट्री क्या होगी, हमारे बिजनेस में क्या अंदर आया, तो क्या फर्नीचर अंदर आया, ठीक है। और ये जो क्रेडिटर और पैसा जाने वाला है, तो क्या अभी तक तो नहीं गया लेकिन उधारी पे लिया है, ठीक है, तो उस पर्सन को मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा। अंदर आया फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, क्योंकि वो वहां पे उधार है हमारा, इसीलिए। और जो क्रेडिटर्स होते हैं उसका बट ऑब्वियसली बात है कि उनका क्रेडिट अमाउंट, यानी क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस होता है। सेकेंड गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मान लो मिस्टर ए को मैंने पैसा दे दिया, ठीक है, मिस्टर ए को मैंने पैसा दे दिया, तो यहां पे हमारा क्या हुआ, हम हो गए गिवर और जो मिस्टर ए है वो हो गया रिसीवर, ठीक है। तो मिस्टर ए को
हम डेबिट कर देंगे और हमारे पास से क्या गया, तो कि हमारे पास से कैश या बैंक कहीं से तो आपने पैसा पे किया होगा, मान लो मैंने हार्ड कैश पे किया, तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या है, बहुत सिंपल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। आप जो भी खर्चा करते हो उसको डेबिट दो और आपकी जो भी इनकम आ रही है उसको क्रेडिट दो। मैंने बोला स्टेशनरी एक्सपेंस, मैंने 100 रुपए का पेपर्स लेके आया, ठीक है, मैं A4 साइज पेपर मैंने लिया है, तो वो हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस का नाम क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंस, तो उसको डेबिट मिलेगा और हमारे जेब में से क्या गया, तो क्या पैसा गया, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपके 3 गोल्डन रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। अब आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग के ये 3 पिलर है, ये नहीं होंगे तो समझ लेना कि अकाउंट आपका प्रॉपर्ली नहीं है। सबसे पहला असेट्स, देन लायबिलिटी एंड एट द एंड ओनर्स कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एसेट्स। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन आइटम विच इज पोजेस्ड बाय एंटरप्राइज इज रेफर्ड एज एसेट्स। पढ़ी लेते हैं पूरा क्या लिखा है, फिर समझते हैं। Assets are those items that can be transformed into cash or that generates income for the enterprise shortly. It is useful in paying any expenses of the business entity or debt. ठीक है, क्या लिखा है, एसेट्स होता क्या है, उसकी वजह से हमें क्या बेनिफिट है वो लिखा हुआ है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो कंपनी अपने पास या फिर ऑर्गेनाइज ने अपने पास रखी है जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है इस दुनिया में, कौन सी वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है मॉनिटरी वैल्यू। मेरे पास कंप्यूटर है 30,000 का, दैट मीन्स अगर मैं आज इसको बेचने जाऊं तो एटलीस्ट मुझे 27 से 28,000 रुपए मिलेंगे, मतलब वो क्या है, हमारा असेट्स, यानी कि वो इकोनॉमिक वैल्यू पोजेस करता है। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, ये वो कुछ एसेट्स वो भी होते हैं जिससे हमें इनकम जनरेट होती है या फिर फ्यूचर में इनकम मिलेगी। फ्यूचर में इनकम मिलेगी उसका एग्जांपल मैं बताता हूं। आज आपने प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करवाया, क्या उसको आप बेचने वाले हो, नहीं नहीं नहीं, उसको तो मैं यूज करूंगा और उससे मैं नई नई चीजें बनाऊंगा और वो मैं बेचूंगा। दैट मीन्स आपने जो प्लांट एंड मशीनरी लगाया है आप उससे प्रोडक्शन करोगे और उस प्रोडक्शन को देन सेल आउट करोगे, तो ये आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करेंगे। देन आपके पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है, वो स्टॉक भी आपका एसेट्स है, क्यों, उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है और एट द एंड आप उसको सेल कर दोगे तो वहां उसको आपने कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो असेट्स 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी कि जो विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, और लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं जो आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देंगे। देन आते हैं लास्ट पॉइंट पे, इट इज यूजफुल इन पेइंग एनी एक्सपेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी। जैसे कि मैं बोलता हूं मेरे पास कैश है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, ये भी हमारी असेट्स है। जब भी मुझे कोई खर्चा होगा तो ये कैश कोई मैं यूटिलाइज करूंगा, जो बैंक बैलेंस है वही मैं यूटिलाइज करूंगा ताकि मैं वो एक्सपेंस से डील कर सकूं। ओके, तो ये थे हमारी असेट्स। लायबिलिटी, लायबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है उधारी। ठीक है, उधार कितना है हमारे बिजनेस पे। और एसेट्स का मतलब होता है कि हमारी खुद की मिल्कत कितनी है। अब समझते हैं, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन और अ डेट दैट इज पेएबल बाय द एंटरप्राइज टू अदर एस्टैब्लिशमेंट और इंडिविजुअल इज रेफर्ड टू लायबिलिटी। जैसे कि कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन है हमारे पास जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, जो हमें फ्यूचर में पे करनी रहेगी या फिर वो पेएबल होगी। डेट है, उधार है, ऑब्लिगेशन यानी कि हमारा कर्तव्य है। जैसे कि मैं बोलता हूं फर्नीचर मैंने उधारी पे लिया था, दैट मीन्स मिस्टर ए को मुझे वो पैसा देना तो पड़ेगा, तो वो मेरा कर्तव्य है। दैट इज माय ऑब्लिगेशन टू पे द मनी टू मिस्टर ए
on behalf of purchasing furniture for my organization. Liability are the obligations that are rising out of previous transaction which is payable by the enterprise through the asset possessed by the entity. क्या खूब लिखा है, क्या खूब लिखा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन है। क्या कहा है कि भाई लाइबिलिटी वो ऑब्लिगेशन है जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन से राइज हुई है और जिसको हम फ्यूचर में पे करेंगे, जो हमारे पास एसेट्स है उसको यूटिलाइज करके। वाह क्या लिखा है, तीन चीजों को मिला के ये जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। लाइबिलिटी क्या है तो कि ऑब्लिगेशन है, कैसे राइज हुई तो कि एक ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी वजह से राइज हुई है, जिसको हम फ्यूचर में पे करेंगे। कैसे पे करेंगे तो कि हमारे पास जो एसेट्स है उसको यूज करके हम उसको पे करेंगे। एट दी एंड आता है ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल हमेशा एक बात याद रखना, ओनर्स कैपिटल भी लाइबिलिटी का ही एक प्रकार है, मतलब लाइबिलिटी के अंदर फॉल होता है। बैलेंस शीट पर लाइबिलिटी की साइड सबसे पहले ओनर्स कैपिटल ही आते हैं, उसके बाद अदर्स लाइबिलिटी लिखी जाती है। ओनर्स कैपिटल, जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो हमेशा याद रखना आपका बिजनेस और आप दोनों अलग हो जाओगे, आप एक नहीं रहोगे। आप साथ में काम जरूर करोगे लेकिन आप एक नहीं हो, आप अलग अलग हो। इस जो लॉ बना है उसकी नजर में आप दो अलग अलग एंटिटी हो। सबसे पहले लिखा क्या है, ओनर्स इक्विटी इज वन ऑफ द थ्री वाइटल सेगमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बैलेंस शीट एंड वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। एक बहुत जबरदस्त फेमस अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसको बोला जाता है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स कैपिटल। मतलब आपके पास जितनी एसेट्स है उतनी ही आपके पास लायबिलिटी होनी चाहिए और आपका कैपिटल फंड होना चाहिए। ठीक है, इट डेपिक्ट्स यानी कि कैरेक्टराइज द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेड माइनस द ओनर्स विड्रॉवल फ्रॉम द ट्रेड प्लस द नेट इनकम सिंस द बिजनेस कंसर्न कमेंस। मतलब जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक अगर आपको अपना नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, आपका नेट ओनर्स कैपिटल फाइंड करना है, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा कि भाई मैंने कितना कैपिटल बिजनेस में डाला था, उसमें से मैंने अपने लिए कितना निकाला और जो मैंने बिजनेस करके कमाया है उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। मैंने शुरुआत में कितना पैसा डाला, मैंने खुद के लिए कितना पैसा निकाला और मैंने जो बिजनेस किया है उसमें से मैंने कितना कमाया उसको ऐड कर दो, तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट या फिर नेट ऑनर्स कैपिटल बाहर आएगा। ठीक है, ये आपके लिए चार्ट फॉर्मेट है, मतलब एक ग्राफिक फॉर्मेट है, इजी रहेगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग तो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि व्हाई वी आर डूइंग अकाउंटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द एम ऑफ अकाउंटिंग। यही लिखा है, 5 पॉइंट यही पढ़ने हैं हमें। सबसे पहला, टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सही तो है, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा कि हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम डे टू डे ट्रांजैक्शन को एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, accounting is used to maintain a systematic record of all the financial transactions. I repeat, financial transactions in the books of accounts. For this, all the transactions are recorded in chronological order in journal and then posted to प्रिंसिपल बुक्स यानी कि लेजर को हम बाद में पढ़ेंगे। एक अकाउंटिंग प्रोसेस होती है जहां पे जनरल लेजर करके शुरुआत होती है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डे टू डे आपने जिस तरह से 1 by 1 जिसको बोलते हैं 1 by 1, वही होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकेंड पॉइंट, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस कर रहे हो कि कहां पैसा पे किया, कहां से कितना पैसा आया, ये मगज में नहीं रख सकते आप। एक एक पैसे का हिसाब नहीं हो सकता, तो एक एक पैसों का हिसाब नहीं होगा, देन हाउ यू विल असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस। तो इसीलिए ही
हम अकाउंट मेंटेन करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने जो बिजनेस ऑपरेशन किया है विद इन अकाउंटिंग पीरियड हमने कितना पैसा कमाया और कितना नुकसान हुआ। यही होता है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। थर्ड पॉइंट, टू मेंटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अगर आपको कहीं पे बैंक पे लोन लेने जाना है तो बैंक वाला सबसे पहले पूछेगा शो मी योर बिजनेस पोजीशन, कि आपका बिजनेस कहां पे पोजीशन कर रहा है मुझे वो दिखाओ, तभी मैं आपको लोन दूंगा। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे अकाउंट्स तो आप उसको कहने बैठोगे देखो भाई मैंने इतने साल पहले शुरू किया था, इतने को पैसा दिया, उतनों को पैसा दिया। बैंक वाला बोलेगा चलो भाई दरवाजा सामने निकल जाओ, मुझे ये नहीं सुनना है, स्टेटमेंट हो तो दिखाओ वरना मत आना। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग इसलिए बना ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कोई भी टाइम पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन सी व्हाट इज आवर बिजनेस पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो क्या बैलेंस शीट से पता चलेगा हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी है, हमारे ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, वो हमें कब पता चलेगा? जब हम बैलेंस शीट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। ठीक है, बिजनेस सिर्फ हम कर रहे हैं ऐसा नहीं होता, हम बिजनेस कर रहे हैं सोसाइटी में। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोग जुड़ जाते हैं, और जितने लोग जुड़े हुए होते हैं उन सबको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस कैसा है। हमारे जो क्रेडिटर्स है, हमारे जो डेटर्स है, जिन्होंने हमारे में इन्वेस्टमेंट किया है, जिनसे हमने लोन लिया है, जिनका पैसा लगा हुआ है, सबको फिक्र रहती है कि इसका बिजनेस सही चल रहा है कि खराब चल रहा है। तो उसके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो कैसे आप दोगे? जब आप अकाउंटिंग अच्छे से रखोगे, बनाओगे, प्रिपेयर करके रखोगे। लास्ट पॉइंट, टू असिस्ट द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को गाइड करना, सपोर्ट करना। एट द एंड मैनेजमेंट का भी कुछ काम है, काम बनता है कि वो बिजनेस को देखे, किस तरह से बिजनेस चल रहा है, कहां चल रहा है, कैसे चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, ये सब देखना जरूरी है। कौन देखता है? तो कि मैनेजमेंट देखता है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करता है, इंटरप्रीट करता है, देन डिसीजन फॉर्म करता है। उसको पता चल रहा है कि नहीं सही जा रहा है बिजनेस, तो उसको किस तरह से मेंटेन करे। अच्छा जा रहा है बिजनेस तो ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, गलत जा रहा है तो किस तरह से मुझे इस पोजीशन को रिगेन करना है उसके बारे में सोचेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? तो कि मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी पता चलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ग्राफिकल फॉर्मेट है, आप इसको शॉर्ट विद इन अ मिनट रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए यहां तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम कंटिन्यू करेंगे विथ द सेम टॉपिक। ठीक है, और कोई भी डाउट हो जो हम इस वीडियो में डिस्कस किया है, देन फ्री टू टेल मी। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आपके डाउट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टिल दैट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।